नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली में INDIA अलायंस की चौथी बैठक खत्म हो गई है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक हुई। आज की बैठक में कुल 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बिहार के CM नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी CM तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए। 28 दलों की इस बैठक में आगामी आम चुनावों के मद्देनजर रणनीति और चेहरे को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने 2024 चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को PM उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गठबंधन की देश भर में करीब 8 से 10 जनसभाएं होंगी। वहीं INDIA गठबंधन 30 जनवरी के बाद साझा रैली करेगा। तो आपको बता दें, आज INDIA अलायंस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 28 दलों के विपक्ष के नेता शामिल हुए। सभी बड़े चेहरे एक मंच पर एक साथ मौजूद थे और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर आज चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आई वो ये कि PM मोदी को चुनौती देने वाला विपक्ष का जो नेता होगा, उसके नाम के प्रस्ताव जो है आज ममता बनर्जी ने इस बैठक में रखे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव में रखा गया। हालांकि बैठक के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि पहले जीत पर फोकस होगी, यानी कि जो चुनाव 2024 में लोकसभा के होने वाले हैं उसमें पहले जीत मिले, इस पर फोकस है। PM कैंडिडेट पर अभी फोकस नहीं है, लेकिन इस बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव जरूर रखा गया था। आपको बता दें कि इस बैठक में से नीतीश कुमार के साथ साथ RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी CM तेजस्वी यादव मौजूद थे और बिहार के लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस बैठक से और भी उम्मीदें थी कि CM नीतीश कुमार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, उसको लेकर कुछ खास इस बैठक में दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर के PM फेस तक की बात जरूर हुई। लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। तो आज की बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव PM मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही विपक्ष के PM पद का चेहरा होंगे। वहीं आज की बैठक के बाद बिहार के नेताओं को झटका लगा है। आज की बैठक से पहले JDU नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा ही नहीं हुई। तो INDIA अलायंस की बैठक में CM नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली बातों को भूल जाइए। नीतीश कुमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बातों को भूल जाइए, जल्द से जल्द सीट बंटवारा फाइनल होगा, उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही प्रचार के लिए जिनकी जरूरत है उनको बुलाया जाए, बहुत जल्द चुनाव अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। तो CM नीतीश कुमार ने इस बैठक के बाद कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए जिसकी जरूरत होगी उन्हें बुलाया जाएगा और बहुत जल्द ही चुनाव अभियान की शुरुआत की जानी है। और दिल्ली संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, अगर ओवरऑल इस पूरे बैठक को देखा जाए तो इस बैठक से क्या कुछ खास बातें समझ में आई? देखिए, इस बैठक से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि तमाम दलों में
मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को तो लेकर सहमति है, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार या जो तमाम नेता खुद को पीएम पद या संयोजक को लेकर देख रहे थे, उनके बीच कोई सहमति नहीं है। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा समर्थन है, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार या जो तमाम और नेता खुद को इस रेस में आगे रख रहे थे, उनका जिक्र कहीं नहीं हुआ। राहुल गांधी को भी एक बड़ा झटका लगा है, उनके नाम की किसी ने चर्चा नहीं की। दूसरी बड़ी बात, सीट शेयरिंग को लेकर राज्य स्तर पर जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग करें, सीट को लेकर बातचीत करें, और जहां पर राज्य स्तर पर बातचीत नहीं हो पाएगी वहां पर केंद्रीय नेतृत्व तो इन्वॉल्व होगा। तीसरी बड़ी बात यह निकलकर इस बैठक से आई कि आने वाले 3 सप्ताह में सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, ज्वाइंट कैंपेनिंग को पूरा किया जाएगा, और इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर भी अब विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहेंगे। आज भी ईवीएम को लेकर इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया बाकायदा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आम जनता में भी ईवीएम को लेकर बड़ी भारी नाराजगी है, और जो संसद में निलंबन हुआ है 141 सांसदों का, उसको लेकर भी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के दल पूरे देश में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज आगे बढ़ाया गया है, हालांकि खड़गे ने यह साफ कर दिया कि उनका ध्यान और उनकी पार्टी का ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव जीतने पर है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बहस शुरू होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि वो पीएम पद को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार जैसे जो नेता हैं, जिनके नाम की लगातार चर्चा होती रही है, भले ही वो खुद ना कहते हो, लेकिन उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कहते रहे इनको संयोजक बनाया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के नाम की तो आज इस गठबंधन की बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना संयोजक बनाने की, ना ही उनके पीएम पद को लेकर। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को संभाला और उन्होंने साफ किया कि हमें 2024 चुनाव जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए, और उसके बाद पीएम पद को लेकर कोई रस्साकसी होगी। और बीजेपी भी लगातार इंडिया अलायंस पर इसलिए हमलावर रहती है, वो ये कहती है बारात तो बहुत बड़ी है लेकिन दूल्हा नहीं है। आज एक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखकर एक संकेत दिया है विपक्षी दलों ने, जिसका कई लोगों ने समर्थन किया। हमारे सूत्र बताते हैं विरोध तो किसी ने नहीं किया, यानी कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात इस बैठक से निकलकर आई कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होगी। पहले जो राज्य स्तर के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारा जो आला कमान होगा, यानी कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व होगा, वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन अब चूंकि राज्य स्तर पर ही कैंपेनिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बिहार की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, पंजाब की बात। तो इस बैठक में कई सारी सफल चर्चाएं हुई हैं और आगे की रणनीति या विपक्ष की तरफ से तय भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो इंडिया अलायंस की चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है, और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो राज्य स्तरीय के हिसाब से किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर डोनेट फॉर देश नाम से चंदा अभियान की अब शुरुआत भी की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस लोगों से पैसे डोनेट करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने पूरे बिहार भर में अभियान की शुरुआत की और लोगों से चंदा देने की अपील भी की गई है। कांग्रेस के इस चंदा अभियान पर एनडीए ने तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के सहयोग से ही चलती रही है, और हमेशा हमारी स्थापना के बाद जब आप देखिएगा तो मुठिया मांगने की परंपरा थी। हम घर घर जाते थे कांग्रेस के लोग और एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। हम फिर वैसे ही कर रहे हैं, हम जनता के सहयोग से ही राजनीति करेंगे। हमें कॉरपोरेट की गुलामी नहीं करनी, कॉरपोरेट का खूब माल खा लो और उसके बाद कॉरपोरेट के हिसाब से सरकार चलाओ। हम ऐसा राजनीतिक दल पसंद नहीं करते। जनता से सहयोग लेना है, जनता के सहयोग से राजनीति करनी है। अच्छी राजनीति जनता ही करवाएगी। ये चंदा लेकर के चुनाव लड़ने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक गिमिक। क्योंकि पूरे देश ने देखा, एक फंड मैनेजर कांग्रेस के धीरज साहू, उनके पास से तकरीबन 350 करोड़ रुपए कैश मिला, 350 नगद। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सब एक पॉलिटिकल गिमिक कर रही है। लोगों से चंदे लेना और चंदा इकट्ठा करके आम लोगों के हितों में, आम लोगों के लिए और आम लोगों के मुद्दों पर खर्च करने और उनके लिए आंदोलन और संघर्ष करने की जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो एतराज़ कर रही है, एतराज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
इस तरह के कार्य लगातार करती रही है। देखिए, डोनेट फॉर देश नहीं है, ये लूट फॉर देश है। एक तरफ कभी वो सत्ता में रहते हैं तो अपने मंत्रियों सांसदों से अरबों खरबों का खजाना लुटवाते हैं देश का। अब अभी उनके एक सांसद के यहाँ से 500 करोड़ रुपये के लगभग की राशि मिली, तो इतनी अकूत दौलत जिन्होंने बना कर रखी है, उनको चंदे की क्या आवश्यकता है। सत्ता में रहेंगे तो देश को लूटेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो चंदा मांगेंगे, लेकिन देश अभी इन चीज़ों में नहीं उलझने वाला। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा है कि बड़ा बयान दिया है। रत्नेश सदा ने कहा कि अगर 2024 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो चुनौती दे रहे हैं गिरिराज बाबू, वो तो हमसे सीनियर है, गार्जियन टाइप का लोग है। 2024 में अगर वो जीत लेगा, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो गिरिराज सिंह अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते हैं तो अब राजनीति से इस्तीफा दे देंगे हम। तो मंत्री रत्नेश सदा के चैलेंज पर बीजेपी का कहना है कि ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछतावा हो। अरे रत्नेश जी, आपको संन्यास लेने की जरूरत कहां पड़ेगी? वो तो ऑलरेडी अनसेट संन्यास में नीतीश कुमार के साथ साथ पूरी जेडीयू, आरजेडी, इंडी, पूरा बिहार में सन्यासी में जाने वाले हैं आप लोग 2-3 महीने में। रही बात गिरिराज सिंह की, तो वो तो चुनाव जीत ही रहे हैं, जीतेंगे ही। झूठ मूठ का ऐसा प्रण मत लीजिए कि बाद में दिक्कत हो जाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक गारंटी है, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, लालू जी दिल्ली जाए, फिर पटना आए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, अच्छा से वो चले, हमारी शुभकामना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब इस देश के लोगों के दिलों में बस गए। नरेंद्र मोदी एक गारंटी है, जो कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है, और उनके हिसाब से जात धर्म कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत है और देश उनके साथ। राम मंदिर पर विपक्ष की बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। निरहुआ ने कहा कि हिंदू होकर जो अयोध्या धाम का नहीं, हिंदू होकर राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नीतीश कुमार को लेकर निरहुआ जी, नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के फैसले के खिलाफ विधान पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। लेफ्ट के एमएलसी संजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के मदन मोहन झा, जदयू के संजीव कुमार सिंह, आरजेडी के अजय कुमार सिंह, बीजेपी के संजय पासवान समेत 15 एमएलसी राजभवन जाकर राज्यपाल से शिकायत करने पहुंचे। सभी ने के पाठक के गैर संवैधानिक आदेश को तुरंत वापस किए जाने की मांग की, साथ ही के पाठक को भी हटाने की मांग की गई है। राजभवन के बाहर जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सभी विधान पार्षद राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और देखिए इस वक्त सभी बाहर निकल गए हैं। संजय सिंह हैं और तमाम जो एमएलसी हैं। क्या बात हुई सर? राज्यपाल महोदय को अपर मुख्य सचिव के जो गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विरुद्ध जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया, गंभीरता से वो लिए हैं, पढ़े हैं और कहे हैं कि हम इस पर नियमानुकूल कार्रवाई करें। क्या डिमांड किया? डिमांड आपने क्या किया? डिमांड यही है कि वो गैर संवैधानिक जितने भी उनके निर्देश हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंध में उसको वापस लें। पहली बात। दूसरी बात कि अभी विद्यालयों में 9 बजे से 5 बजे तक जो स्कूल के शिक्षक और छात्रों को बुलाया जा रहा है यह भी अमानवीय है। जो पूरे देश के स्तर पर जो बड़ी है जो इसको निर्धारित करती है उसके बियॉन्ड है, इसको भी वापस करने की बात की जाए। उम्मीद लग रहा है बिल्कुल, ये तो अभी हम लोग मांग ही की है और वो गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर और निर्णय लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। बिल्कुल ऐसे जो लगातार असंवैधानिक नियम पर नियम के विरुद्ध काम कर रहे पदाधिकारी
हैं उनके हटाने की भी बात हम लोग किए हैं कि बिल्कुल हटाया जाए। उनके काम की तारीफ मुख्यमंत्री के चाहते हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे? मुख्यमंत्री महामहिम के अपने अधिकार हैं, उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उसके तहत हम इनके पास आए और इनसे मांग की है। यूनिवर्सिटी का तो मान लेते हैं कि बात सुन लेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज में तो फिर क्या राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, आगे बढ़े, इसके लिए महामहिम नहीं जिम्मेवार होंगे और महामहिम को देखने का अधिकार नहीं है। वह बिल्कुल सरकार को सुझाव देंगे, उसके अनुकूल वो करेंगे, निर्देशित करेंगे कि इसी 9 बजे से 5 बजे तक पूरे देश में कहीं कार्य करने की ये नहीं है। संविधान के धारा में रह के जो काम हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको जो बाईपास भी कर रहे हैं जहाँ तहाँ, और हमारे जो वोटर हैं उनको जो परेशानी होगी तो हम अपने पाठक को हटा देना चाहिए। अब ये बात चलिए, तो जिसके बाद सभी एकजुट हुए हैं, राजभवन पहुंचे हैं। हालांकि राज्यपाल ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ काफी कम किसानों को मिल रहा है। किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि पीएम से राजनीति द्वेष का खामियाजा बिहार के किसान क्यों भुगते हैं, तो आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि किसानों को केंद्र सरकार नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने सूची नहीं भेजी उन लाभार्थी किसानों को जिन्हें प्रधानमंत्री सशक्त योजना के तहत, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत उनको हजारों रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते। मात्र 30% किसानों का नाम भेजा, 70% किसानों का नाम नहीं भेजा है। मत भूलिए नीतीश जी, यही काम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में किया था। जब प्रधानमंत्री गृह योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि या सूची नहीं भेजी थी, क्या हश्र हुआ उनका? आपका उससे भी बुरा हश्र होगा। जहां तक बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बल्कि केंद्र सरकार की चलाई जा रही के योजना किसान निधि सम्मान निधि योजना, जिसके तहत सरकार ने जितने भी किसानों को पैसा मुहैया कराई है उससे अधिक तो उसने किसानों से पैसे वसूली की है। और अब बात करते हैं बढ़ते ठंड की। ठंड बढ़ने के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। आईजीआईएमएस में हर रोज 10 से 12 मरीज भर्ती हो रहे हैं। आईसीयू में सभी का इलाज जारी है। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इसका कारण है तापमान में लगातार वेरिएशन होना। इसका साइड इफेक्ट सीधा ब्रेन पर हो रहा है, जिससे लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। आईजीआईएमएस के एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। अगर आप ठंड को हल्के में ले रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार ठंड की वजह से ब्रेन हेमरेज मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मरीज आईजीएमएस में भर्ती हो रहे हैं, यानी रोजाना 10 से 12 ब्रेन हेमरेज के मरीज आईजीएमएस में भर्ती हो रहे हैं। इस वक्त हम आईजीएमएस के आईसीयू में हैं और देखिए तमाम जो डॉक्टरों की टीम है यहां मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ हो या नर्सिंग स्टाफ हो, क्योंकि आईजीएमएस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर मनीष मंडल। हम सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ केसेस बढ़ने लगे? बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर का। अगर आप सुबह की बात करें तो टेम्परेचर कुछ और है, दोपहर की बात करें तो टेम्परेचर कुछ और है, शाम की बात करें तो टेम्परेचर कुछ और है, आप बेडरूम में है तो टेम्परेचर कुछ और है, आप बाथरूम में जा रहे हैं तो टेम्परेचर कुछ और है, आप गाड़ी में है तो टेम्परेचर कुछ और है। यानी वेरिएशन इतना ज्यादा है। इसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही लोग अगर बरत रहे हैं, अगर दवा ब्लड शुगर का या ब्लड प्रेशर का छोड़ दिए, या वो ठंड का ध्यान नहीं रखे, बुजुर्ग हैं, तो ऐसे मरीजों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी 35 साल से लेकर 75 साल तक के जो लोग हैं वो ब्रेन हेमरेज के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। अगर लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित रूप से आप भी चपेट में आ सकते हैं। और अभी तो शुरुआत है, यानी 10 डिग्री से नीचे अगर तापमान लगातार रहने लगेगा तो निश्चित रूप से आंकड़े और बढ़ सकते हैं। ऐसे में पूरी तरह से आप सावधानी बरतें और सेहत का ख्याल रखें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में अपराधियों ने लूट के दौरान एक महिला की उसके ही घर में हत्या कर दी है। बुजुर्ग महिला का नाम ललिता देवी बताया जा रहा है, जो रिटर्न सेलेक्ट ऑफिसर की मां बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पटना के सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंच गए हैं और अपने स्तर पर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। सीसीटीवी कैमरे में 2 अपराधियों की तस्वीर आई है। महिला के घर से लूटपाट के भी सबूत मिले हैं।
और ईयर रिंग का जो पीछे का टिप्पी होता है वहीं गर्दन के पास गिरा हुआ है। पायल नहीं था पैर में, और फिर भी उसको इतना लूट मार करने के बाद और कंबल उड़ा दिया था आधा, और पर्स पूरा बिखरा पड़ा है। वॉलेट वहीं पे है, बड़ा वाला पर्स है, क्योंकि वो हमेशा पैसा तकिया के नीचे रखती थी। प्रथम दृष्टया देखने पर पीछे वाला गेट थोड़ा सा चटकनी भी उसकी खिंची हुई नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि फोर्स एंट्री की गई है, और वो अभी अपने ही बेड पर चित्त अवस्था में पाई गई हैं। कुछ आइटम्स वहाँ से मिसिंग हैं। पूरा रूम नहीं बिखरा हुआ, बट कुछ आइटम मिसिंग हैं। तो पहली दृष्टया में लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद चोरी या लूट की पर्पज से कोई एंट्री किया होगा और इनको मारने के बाद यहाँ से गया होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।